नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटीडी खिले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएम एसओई स्कूल वालों का क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का मंथली रेल टेस्ट का आंसर की, जो कि आप लोग का 9 दिसंबर को होगा मंथली रेल टेस्ट का एग्जाम। उसका आंसर की लेकर आ गए हैं, जो कि सीएम एसओई स्कूल वालों का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों कुल 12 प्रश्न रहेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव। तो आप लोगों का पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, मूल्य ह्रास है। ऑप्शन है दोस्तों, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी या दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो दोस्तों जो मूल्य ह्रास है यानी कि डिप्रिसिएशन है, वो संपत्ति के मूल्य में क्या है, कमी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोलता है कि मूल्यह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है, मतलब कि प्रत्येक वर्ष समान रहती है। कौन सा विधि में? ऑप्शन है दोस्तों, ह्रासित मूल्य विधि, सरल रेखा विधि, रिक्तीकरण विधि या वार्षिकी विधि। तो सरल रेखा विधि में दोस्तों प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन समान रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का बोलता है दोस्तों, निम्न में कौन से तत्व मूल्यह्रास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, संपत्ति की लागत, संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, संपत्ति का अनुमानित अवशिष्ट मूल्य या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी घटक मूल्यह्रास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोलता है कि निम्न निम्न के लिए प्रावधान किया जाता है। प्रावधान किसके लिए किया जाता है? अज्ञात हानि के लिए, ज्ञात दायित्व या हानि के लिए, या कोई पूंजीगत लाभ के लिए, कोई आयगत आय के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रावधान यानी कि प्रोविजन हम लोग ज्ञात दायित्व या हानि के लिए करते हैं, और रिजर्व रिजर्व बोले तो संचय किसी अज्ञात अज्ञात हानि के लिए करते हैं। तो प्रोविजन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोई ज्ञात दायित्व या हानि के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बोलता है कि संचय है, संचय बोलते हैं रिजर्व, दायित्व है, लाभ का विनियोजन है या लाभ पर प्रभार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आप लोग रिजर्व, ये आप लोग अपने मर्जी से बना भी सकते हो और नहीं भी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा लाभ पर प्रभार। ठीक है, लाभ पर प्रभार मतलब बनाना ही है तो बनाना ही है। ठीक है, लेकिन रिजर्व को आप लोग अपने मन से बना सकते हो, दायित्व तो एकदम नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाभ का विभाजन है। ठीक है, सॉरी विनियोजन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है दोस्तों कि अभिकथन ए, भूमि एक मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति नहीं नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, भूमि एक मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति नहीं है। दोस्तों इस वर्ड, इस शब्द का मीनिंग, सॉरी ये सेंटेंस का मीनिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ऐसा पढ़ लेते हैं, भूमि एक मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति नहीं है। दोस्तों जो भूमि भूमि बोले तो जमीन, जमीन का मूल्य में कमी होता है क्या? क्या आप लोग को लगता है कि भूमि का मूल्य में कमी होता है, कि भूमि का मूल्य में दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ोतरी हो रहा है? आप लोगों को ये पता है? तो ये तो एकदम सही बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भूमि मूल्य ह्रास योग्य संपत्ति नहीं है। मतलब कि भूमि का ह्रास नहीं होता है। ठीक है, ये बढ़ते रहता है। ठीक है, और इसका कारण है दोस्तों, इसका उपयोगी जीवन काल कुछ वर्षों तक सीमित नहीं रहता है। अगर यहाँ पे सीमित रहता है बोलता ना, तो ये गलत हो जाता। ये भी सही बोल रहा है, जो हमारा इसका उपयोगी जीवन काल कुछ वर्षों तक सीमित नहीं रहता है। दोस्तों जो भूमि का उपयोगी, भूमि को कुछ सीमित वर्ष के बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं क्या? इसका उपयोग हम लोग पूरे जीवन तक करते हैं, इसलिए ये दोनों ही सही बोल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, ख बोलता है दोस्तों, अभिकथन ए और कारण क दोनों सही है, और कारण ए अभिकथन ए का सही विश्लेषण करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर देखने से पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोलता है दोस्तों, मूल्य ह्रास के 2 कारण बताइए। मूल्य ह्रास किस किस कारण से हो सकता है, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर बोलता है आपका दोस्तों, मूल्य ह्रास की घटती शेष विधि। क्या दोस्तों? मूल्य ह्रास की घटती शेष विधि से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर देखेंगे। और 9 नंबर है दोस्तों, प्रावधान और संचय के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्रावधान और संचय, ये ज्ञात दायित्व, ये अज्ञात दायित्व के लिए, ये भी एक अंतर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक फर्म ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख में एक मशीन खरीदा, और
1 लाख के अवशिष्ट मूल्य के साथ 1 लाख के अवशिष्ट मूल्य के साथ 5 वर्ष का अनुमानित उपयोगी जीवन काल रखा। सरल रेखा विधि का उपयोग करके वार्षिक मूल्य ह्रास क्या होगा? दोस्तों इसमें बोला है कि सरल रेखा विधि मतलब कि प्रत्येक वर्ष का ह्रास क्या होगा? समान रहेगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 11 और 12 को भी सेक्शन सी में। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में 11 बोल रहा है कि सरल रेखा विधि और ह्रासित मूल्य विधि के बीच 3 अंतर बताइए। इसका भी उत्तर देखेंगे। और आप लोग का 12 में बोलता है दोस्तों, एक मशीन 1 अप्रैल 2021 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 1 लाख में और दूसरी 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 में खरीदी गई। सरल रेखा विधि का उपयोग करके प्रति वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल मूल्य ह्रास की गणना करें। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न का हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, आंसर को देख लेंगे। ठीक है, तो आंसर को देखने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आंसर की ओर हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का बोला था कि मूल्य ह्रास के 2 कारण बताइए। पहला कारण समय टूटने के कारण, समय बीतने के कारण। ठीक है, टूट फूट के कारण। ठीक है, ये दोनों कारण आप लोग का मूल्य ह्रास को मतलब कि मूल्य ह्रास, संपत्ति के मूल्य ह्रास को करते हैं। ठीक है, ये दोनों कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोलते हैं दोस्तों, शेष ह्रास शेष विधि से आप क्या समझते हैं? शेष बची हुई कीमत मूल्य ह्रास जिसमें 1 वर्ष के लिए एक निश्चित प्रतिशत दर से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। अगला दोस्तों, प्रावधान और आरक्षित या आरक्षित बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, संचय, इसको संचय भी बोलते हैं। ठीक है, आरक्षित के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। प्रोविजन एक कानूनी आवश्यकता है जबकि संरक्षण का निर्माण ऐच्छिक होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बताया था कि रिजर्व ऐच्छिक है। ठीक, बनाने का मन है तो बना सकते हो रिजर्व। ठीक है, और प्रोजेक्ट का निर्माण अज्ञात या बकाया देनदारियों के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी उत्तर देख लेते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 बोला था कि एक फर्म ने 10 लाख में एक मशीनरी खरीदी जिसका अनुमानित उपयोगी जीवन 5 वर्ष है तथा स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू वही अवशिष्ट मूल्य, मतलब कि 5 वर्ष के बाद ना 1 लाख का मूल्य बच, मतलब कि कबाड़ी, मतलब कि 5 वर्ष बीतने के बाद उसको 1 लाख में बेच दिए हैं कबाड़ी में, वही कबाड़ी से बेचने पर 1 लाख का मिला है। 10 लाख से 1 लाख में मिला है, कमाए है, लाभ है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। सीधी रेखा विधि का उपयोग करके वार्षिक मूल्य ह्रास क्या है? तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल कर लेते हैं। सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके वार्षिक ह्रास मूल्य ह्रास का सूत्र निर्धारित करें। दोस्तों एनुअल डिप्रिसिएशन, वार्षिक ह्रास, प्रत्येक वर्ष का ह्रास निकालने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ही कबाड़ी 5 वर्ष के बाद जो बचा है उसको कबाड़ी में बेचकर जो पैसा मिला है दोस्तों 1 लाख, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मूल लागत कितना है? 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1 लाख, और अनुमानित उपयोगी जीवन कितना है? 5 वर्ष। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग का 9 लाख बच गया ऊपर में और नीचे 5 साल, तो काटेंगे दोस्तों। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है, यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th का और 12th का आंसर देखें। दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, सीधी रेखा विधि और लिखित मूल्य विधि के बीच 3 अंतर बताइए। दोस्तों ये लिखित मूल्य विधि ये उसी का नाम है। ठीक है, हिंदी में बहुत सारा नाम होता है और इंग्लिश में एक ही नाम होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला, सरल रेखा विधि में मूल्य ह्रास हर वर्ष एक समान रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि मूल विधि उसी बोलते हैं लिखित मूल्य। ठीक है, में यह हर वर्ष घटता जाता है। दूसरा दोस्तों, सरल रेखा विधि में एसेट का मूल्य शून्य हो सकता है जबकि ह्रासित इसका वही नाम है दोस्तों, लिखित मूल्य ह्रासित रेखा रेखा विधि में यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। और अगला है दोस्तों, सरल रेखा विधि में मूल्य ह्रास की गणना मूल्य लागत पर की जाती है जबकि मूल्य विधि में यह केवल मूल्य पर की जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 12 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 आप लोग को बोला था कि एक मशीन 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख में और दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2021 को 50,000 में खरीदा गया। मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए 10% प्रतिवर्ष की दर से वसूला जाएगा। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुल मूल्य ह्रास की गणना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे दोस्तों। पहला स्टेप है पहली मशीन के लिए मूल्य ह्रास की गणना।
पहली मशीन 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले पूरे वर्ष के लिए उपयोग की गई। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए दोस्तों मशीन 1 का कॉस्ट गुना रेट गुना टाइम। तो 1 लाख में खरीदा गया था पहला मशीन को और 10% और पूरा 1 वर्ष का निकाला जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 वर्ष हो रहा है, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। इसका डिप्रिसिएशन कितना निकला? 10,000 निकला, ठीक है? चलिए हम लोग दूसरा मशीन का निकालते हैं अब। दूसरा मशीन है दोस्तों, दूसरी मशीन के लिए मूल्यह्रास की गणना करें। दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2021 को खरीदी गई और 6 महीने अक्टूबर 21 से मार्च 22 तक इस्तेमाल की गई। दोस्तों 1 अक्टूबर को खरीदा गया और वर्ष कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2022 को। तो हम लोग गिनते हैं, अक्टूबर का पूरा इस्तेमाल किया, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च पूरा इस्तेमाल किया तो 6 महीना का निकाला जाएगा, ठीक है? तो डिप्रिसिएशन मशीन 2 का निकालने के लिए कॉस्ट, रेट और टाइम को गुणा करना है, ठीक है? तो दूसरा मशीन को 50,000 में खरीदे थे और इसका रेट था 10% और 6 महीना निकालेंगे। 6 महीना में 6 महीना और महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग किया है, ठीक है? तो इसका आया है दोस्तों 2,500। तो दोस्तों वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास की गणना करें तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना निकला दोस्तों? मशीन 1 का प्लस मशीन 2 का डिप्रिसिएशन तो जोड़ेंगे दोस्तों 12,500 आंसर आएगा, ठीक है? उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर लीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे ऑल क्लास ऑल सब्जेक्ट का मंथली रिजल्ट टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF डाला जा चुका है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।